टॉकिंग अबाउट उसामा बिन लादेन। खालिद शेख मोहम्मद ने उसामा बिन लादेन को अप्रोच किया, मेरे पास एक प्लान है। ये हमला जो था वो एक गलती थी। ड्रोन अटैक होता कैसे? तो एक कबीले वाले ने दूसरे कबीले वाले का बता दिया कि अलकायदा के लोग हैं, तो वहां पे उसने ड्रोन स्ट्राइक करवा दी। उसामा बिन लादेन के बाद आज की अलकायदा कितनी डिफरेंट है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, दिस इज अलकायदा 3.0। दिस इज द स्केरियस्ट वर्जन you'll ever see। हाइलाइट्स आपने देखी। आज कामरान फरीदी से हमने पूछा कि उसामा बिन लादेन की हंटिंग में कामरान फरीदी का क्या रोल था, पाकिस्तान में होने वाले ड्रोन अटैक्स की हकीकत क्या थी। कामरान फरीदी ने आज ये भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में वो कौन था जिसे अमेरिका ने इन्फॉर्म किया था कि वो मिशन एबटाबाद करने जा रहा है। कामरान फरीदी ने हमें ये भी बताया कि उसामा बिन लादेन के बाद वाली अलकायदा कितनी डिफरेंट है। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। कामरान ने 9/11 के अटैक के पीछे मास्टरमाइंड कौन था और ये डिजाइन था किसका। पहले तो ये जान लें कि जो 9/11 वो डिजाइन जो था, वो डिजाइन वाज नॉट अलकायदा। अलकायदा ने डिजाइन नहीं किया था, वो खालिद शेख मोहम्मद ने डिजाइन किया था। खालिद शेख मोहम्मद वाज नॉट अलकायदा। खालिद शेख मोहम्मद वाज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। खालिद शेख मोहम्मद अमेरिका से नफरत करते थे। इससे पहले जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली हुआ था वाकया, वो इनके नेफ्यू जो थे उन्होंने किया था। इट वाज हिज डिजाइन। तो खालिद शेख मोहम्मद के पास ये डिजाइन मौजूद था। ही हैड दैट आइडिया, ही वाज लुकिंग फॉर समबडी कि जो इस को एग्जीक्यूट कर सके। ही हैड अ डिजाइन, ही उनके पास आइडिया, ये हिज आइडिया वाज। तो दुनिया में इनको जब पता चला, जब ये हुई थी ने तंजानिया की, और ही वाज न्यू, पाकिस्तान में थे खालिद शेख मोहम्मद। तो खालिद शेख मोहम्मद को पता चला कि भाई ये जो है, दे हैव द मींस एंड कैपेसिटी। इनके पास पैसा भी, दो चीज चाहिए होती है, नॉट ओनली मैन पावर। ये आपके पास पैसे से तो खाली अटैक नहीं हो जाता, यू हैव टू हैव एग्जीक्यूशन के लिए लोग भी चाहिए होते हैं। सो इनके पास पैसा भी है एंड दे हैव द मींस टू कमिट दिस अटैक। सो खालिद शेख मोहम्मद ने जब इसको उसामा बिन लादेन को अप्रोच किया कि मेरे पास एक प्लान है अमेरिका को हर्ट करने का, तो जो पहली इनिशियल मीटिंग में इनको ये ऑफर की कि व्हाई डोंट यू जॉइन अलकायदा, आप अलकायदा को ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए। तो खालिद शेख मोहम्मद का जवाब ये था कि मैं अलकायदा को ज्वाइन नहीं कर सकता, आई डोंट वांट बी, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं अपने तौर पे काम करता हूं। तो अगर आप सिर्फ अलकायदा को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि मैंने भी जब ऑपरेशन किया तो मैंने अलकायदा के साथ किए। जब इन्होंने मुझे कहा कि आप बैयत कर लें, आप अलकायदा में आ जाए, तो मैंने मना कर दिया था। क्योंकि मेरी अपनी वजूहात है। मुझे काम करना था दाइश के साथ भी, मुझे काम करना था तालिबान के साथ भी, मैं उस वक्त सोमालिया में भी काम कर रहा था। आई हैव टू ऑपरेट इन डिफरेंट लेवल विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं अपने आप को बाउंड करूं सिर्फ अलकायदा का, तो मैं मूव अराउंड नहीं हो सकता। ये मेरी वजूहात, जो कि बिकॉज ऑफ माई वर्क, यानी मुझे तो सी आई इजाजत या बी आई इजाजत ना देती कि मैं सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, क्योंकि देन आई लिमिट माई सेल्फ। खालिद शेख मोहम्मद का कहना यह था कि विच वाज ट्रू, कि अगर मुझे, मेरा काम है अमेरिका को हर्ट करना, या वेस्ट में जो मामला करना, चाहे वो यूके हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, लेकिन मैं अपने को बाउंड नहीं कर सकता। अगर मैं आपके साथ बाउंड करूंगा तो हैव टू लिव बाय योर रूल्स। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हो, यू हैव टू लिव बाय, तो फिर आपको वो आपका अमीर बन जाता है। और जो जितनी भी ये, जिसको ऑर्गेनाइजेशन या जमात जितनी भी होती है, जिनको आप तकरीबी जमात कहते हैं, या इनका स्ट्रक्चर बड़ा सख्त होता है। जब आप एक मास्कर में हैं या एक सर्कल में हैं, तो आप अमीर के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग हैव टू बी अप्रूव्ड बाय एन अमीर। अगर अमीर ने कह दिया प्लेट दोगे, तो आप प्लेट दोगे। फिर आप यू कैन गेट पनिश, और उसका बाकायदा पनिशमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से दो दिल चाहे करो। सो यू कैन गेट पनिश। सो खालिद शेख मोहम्मद ने, जब इन्होंने रिफ्यूज किया, ही नेवर जॉइन अलकायदा। वो कभी भी अलकायदा में शामिल नहीं हुए। प्लानिंग जरूर की, अलकायदा के लिए की, अलकायदा को करके दी, अलकायदा के वन प्लॉट बना के दिया। तो वो जब 9/11 अटैक हो गया, जाहिर बात है दुनिया में फिर आपने देखा कि एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन मुसलमानों का। क्या इसकी एग्जीक्यूशन में भी खालिद शेख मोहम्मद इन्वॉल्व था। नहीं, जो एग्जीक्यूशन थी वो उसामा बिन लादेन की थी। सिर्फ प्लॉट, यानी जो डिजाइन था ना, जो उन्होंने डिजाइन दिया था कि हाउ वी गोना डू इट, हम लोग इतने लोग चाहिए, जो पूरे टारगेट जो दिए थे, वो यानी पूरा जो बाय डिजाइन जो था, यानी पूरा जो स्ट्रक्चर कह लीजिए, वो खालिद शेख मोहम्मद का था। उनका आइडिया था ट्विन टावर, उन्हीं का आइडिया था पेंटागन, उन्हीं का आइडिया था व्हाइट हाउस। ये सारी चीजें उनकी दी हुई थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको, उनके पास चॉइस नहीं थी। ये नहीं था कि अलकायदा को कि आप, ये कि मैं मूवी का स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, आप मर्जी जैसा बना लेना, दिस इज हाउ यू गोना डू इट, आई एम गोना बी इन इट। यानी डायरेक्टर जो थे मूवी के, वो खालिद शेख मोहम्मद थे। तो उन्होंने बाय डिजाइन ये सारे टारगेट, सारी चीज खालिद शेख मोहम्मद की दी हुई थी कि दिस इज हाउ यू गोना डू इट, दिस इज वेर यू गोना डू इट। हाँ, अब ये आगे आपका काम है कि आप किसको हायर करते हैं, कौन रिक्रूट है आपका। वो खैर, आई मीन ही न्यू मोहम्मद अता और सारे लोगों को, ही न्यू ऑफ ऑल ऑफ देम, ही डिडंट न्यू ऑल ऑफ देम। पर उनको ये तो फिर आगे जो था, इन्होंने जो
प्रोड्यूस किया, डायरेक्शन इनकी थी, प्रोड्यूस जो कि वो उसामा बिन लादेन अलकायदा ने की उसके बाद। और भी लोग थे, यानी सिर्फ उसामा बिन लादेन नहीं थे उस वक्त। शेख अमन जो थे वो अमन जवाहिरी उसमें जारी बात है उसके साथ मौजूद थे सारी चीज़ों के अंदर। एग्जीक्यूट करने के बाद यानी आपका आपका सवाल का जवाब मेरा ख्याल है मुकम्मल हो जाता कि पूरा जो था फाइनेंशियल और पूरा ऑपरेशनल वो अलकायदा ने खुद किया इसको। और उसके बाद जो है वो फिर एंड रिजल्ट रिटेलिएशन, फिर अफगानिस्तान में अटैक हुआ। अटैक से पहले दो चीज़ें आपको मैं वाजे कर देना ज़रूरी समझता हूँ। पहले तो इनका पैगाम जो था वो मुल्ला उमर के पास आ गया था कि आप इनको हमारे हवाले करें। इन्होंने अटैक नहीं किया था अमेरिकन ने, डायरेक्ट अटैक नहीं किया। पहले इनके पास ये पाकिस्तान उस वक्त मुशर्रफ के पास भी इनका पहला वो कांटेक्ट नहीं था। पहला कांटेक्ट जो था वो वाया सऊदी, वो भी खुद नहीं किया था अमेरिकन ने, वो वाया सऊदी गवर्नमेंट, यानी सऊदी गवर्नमेंट से जो थे सऊदी सफीर वो फ्लाई करके गए थे। शेख बंदर खुद खुद करके गए थे और उनके पास उन्होंने मुलाकात की थी शहजादा किंग हैं वीज़ा शहजादा बंदर। वो खुद फ्लाई करके मुल्ला उमर से मिले। उन्होंने मुल्ला उमर से कहा कि इनको आप हमारे हवाले कर दीजिए, यानी अमेरिका के हवाले कर दीजिए, और वरना जो है फिर यहाँ फिर जो हम रिटेलिएट अमेरिका जो है वो यहाँ हमला कर देगा। तो आप इतनी जानों को दांव पे ना लगाइए एक चंद अरबों के लिए, ये हमारे हवाले कर दें, विल टेक केयर ऑफ इट। तो उस वक्त इन्होंने ये कहा कि मैं पश्तून हूँ और मेरे मेहमान हैं ये। तो अगर कोई ऐसी हरकत हुई भी है तो विल ट्राई एम हियर, हम अपनी कोर्ट में इनको, वहां तो इनको जस्टिस नहीं मिलेगा कि अगर आप ले जाएंगे या अमेरिका ले जाएगा, उनको फिर क्या पता, माला दिल्ली दूर अस्त। तो हम इनको यहाँ पर रख के इनको यहाँ प्रोसिक्यूट करेंगे। इफ यू एग्री देन विल पनिश हिम अकॉर्डिंगली, अगर उनको ऐसा काम साबित हो जाता है, इन पे जुर्म साबित हो जाता है कि इन्होंने किया है तो। लेकिन जारी बात वो इस पे एग्री तो नहीं होना था कि इनको प्रोसिक्यूट यहाँ किया जाए। उसके बाद फिर जो वो एक तारीखी जुमला कि हम जो है वो पाकिस्तान को जो है वो आसार कदीमा में तब्दील कर देंगे, पत्थरों के दौर में ले आएंगे, वो मुशर्रफ को जिन्होंने कहा इधर यू विद अस और यू विदाउट अस। तो वो उसके बाद हुआ था ये मामला। इन तमाम अटैक्स के बाद अमेरिका ने क्रैकडाउन किया। अलकायदा के साथ फाइट में अमेरिका को कितनी मुश्किल हुई? इनके पास सेट टारगेट्स थे, CIA इंटेल के टारगेट है। उन टारगेट के तहत इनको जो भी ट्रेनिंग कैंप थे, चाहे वो मस्कर फारूकी हो या दूसरे और ट्रेनिंग कैंप, अबू खब्बाब कैंप था जहाँ पे एक्सप्लोसिव होता था, काबुल के करीब था वो, 1 घंटा दूर शेख अबू खब्बाब कैंप वहां था। डिफरेंट ट्रेनिंग कैंप में इन्होंने पहले तो उन्होंने उसको, लेकिन वो वहां से तो अरब तो मूव हो चुके थे मुजाहिदीन, तो उनको पता था कि अब रिटेलिएशन आना है, तो देवर ऑल आउट। वो लोग डिफरेंट, ये तो बताना मेरे लिए मुमकिन ना होगा इस वक्त इस जगह पर कि वो कहाँ कहाँ थे या किसकी हिफाजत में थे, वो थोड़ा मसला खराब हो जाता है। बट देवर आउट, उनको ऑलरेडी पता था कि हम एक चीज, अब जारी बात है आप किसी के ऊपर हमला करके आप जाके घर तो नहीं बैठ जाओगे, उनको पता है कि अब ये घर पे ही आना है आपका। तो दे जो उसामा बिन लादेन की रेजिडेंस थी उसको हिट किया था। वो काबुल से तकरीबन थोड़ा सा दूर, शहर से थोड़ा बाहर जो इनकी रेजिडेंस थी उसको उसको वो हिट हो गई थी। कोई भी इनकी फैमिली के कोई भी लोग वहां पे नहीं थे, ना कोई और गार्ड था ना कोई और भी, तो खाली पड़ा था वो। उन्होंने इमारत जरूर गिरी है। तो जितने भी कैंप ट्रेनिंग कैंप थे वो सिमल्टेनियसली हिट हुए हैं, लेकिन एक भी अरब मुजाहिदीन उसमें कोई भी जरा ना जख्मी हुआ है, ना कोई शहादत हुई, ना कोई उसमें कोई भी गया नहीं जान से। वो ना लेकिन अमेरिका को भी ये बात पता थी, इनके पास भी ग्राउंड इंटेल मौजूद थी। जाहिर बात है पाकिस्तान की हुकूमत जो थी वो ताउन कर रही थी अमेरिका से उस वक्त। मुजाहिदीन को ये बात तो पता थी कि दे फाइटिंग अ सुपीरियर एनिमी। तो ये लोग कहते हैं कि दे गो बैक इन स्टोन एज, इसलिए जो बहुत मुश्किल टारगेट ये इसलिए हो गए थे। और CIA में आपस में बहस बहुत हो रही थी। दैट वाज आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन वन टाइम कि उन्होंने बोला ये फाइटिंग एन एनिमी। मैं इंग्लिश में बोल के उसका तर्जुमा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि यू आर फाइटिंग एन एनिमी हु इज इन स्टोन एज एंड यू आर इन कंप्यूटर एज, यानी वो एक आप ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो पत्थरों के जमाने में रहता है और आप कंप्यूटर एज में रहते हैं। हाउ यू गोना मीट दैट? वो इन लोगों के पास एक तो मसला ये है कि इनको आप मुजाहिदीन को आप एक मुट्ठी चना दे दें और एक जौ की रोटी 2 दिन पुरानी भी दे दें तो वो तो 3 दिन चला लेगा उसमें। उसको तो 2 खजूर उसकी जेब में हो तो उसका दिन चल जाता है। ये नॉर्मल तो ज्यादातर रोजे रखते थे, इनके तो ज्यादा महीने में तो 28 दिन तो उनका रोजा होता था। तो इनको तो ना कोई ऐसी नीड है, ना इनकी कोई ऐसी है कोई फैमिली से कोई बिजनेस चल रहा है, कोई मैया मर गई किसी की कि इन्होंने फोन यूज करना है, फोन अड़ता फेंक देते थे। अब आप हाउ यू गोना फाइंड दिस गाइस अनलेस आपके पास ग्राउंड में इंटेल अगर नहीं है, कोई पिन पॉइंट कर रहा है कि यहाँ यहाँ पर है, देर इज नो वे टू पॉइंट इट। मैं और आप अगर आज कंप्यूटर पे बैठे वी कैन गेट हिट टुडे, हमारे सेल फोन टावर से दे कैन ट्राइंगुलेट करके हमारे सिग्नल्स को लॉक इन किया सकता है। देवर लिविंग इन स्टोन एज, ये पत्थर के जमाने में रह रहे थे। इनको तो आइडिया था, ये ऑलरेडी लड़ तो चुके हैं। तो ये तो कोई पहले ही रेडियो तो नहीं था इनके लिए। तो it was very difficult for America to find and hit him unless you have a ground intelligence.
जो कि ग्राउंड इंटेल के लिए इन्होंने जो जो जहाज़ों में जो जो सर्वेलेंस होती है या वाया वाया क्या बोलते हैं सैटेलाइट जो पिन पॉइंट करता है वो तो किसी चीज को करता है, दे हैव नथिंग टू पिन पॉइंट ऑन। सो लिहाजा इट वो सारे मामले अमेरिका के सीआईए के नाकाम होने शुरू हो गए। फिर उन्होंने जो है वो ग्राउंड इंटेल पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ने उस वक्त तक अपने बूट नहीं उतारे थे ग्राउंड में, देयर वाज नो बूट्स ऑन ग्राउंड, देयर वाज नो सीआईए, देयर वाज नोबडी। अमेरिका ने पाकिस्तान एम्बेसी में तो ऑफ कोर्स लोग मौजूद थे, जो अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, कराची में, इस्लामाबाद में उसकी अक्सरियत मौजूद थी, लेकिन दे डिडंट क्रॉस। वो वहीं से हर चीज को कोऑर्डिनेट या सेट कर रहे थे इस्लामाबाद के, तक कि मैरियट होटल इस्लामाबाद में जो जो इनकी प्रेजेंस थी। लेकिन उन्होंने कभी भी उस वक्त तक अफगानिस्तान क्रॉस नहीं किया था। जो पहली क्रॉसिंग जो थी इन्होंने, यानी वो जो की है वो मेरे वो जो हजारा ग्रुप जो था उनके पास इन्होंने, मेरा भी जहन में नाम स्लिप हो गया सॉरी, तो वो कभी कभी होता मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। तो वो पहली दफा जब ये सील टीम जब उतरी है तो वो काबुल की तरफ नहीं गई थी, बल्कि वो बाजी पंशेर क्या कहते हैं, जो रशीद दोस्तम वाला जो ग्रुप है, दोस्तम ग्रुप, उनके पास गए थे ये पहले। उन्होंने वादा किया था कि हम जो है विल हेल्प यू फाइट द एनिमी। सो डायरेक्टली बनी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तो सपोर्ट थी, लेकिन फिर जो था जनरल रशीद दोस्तम वाला जो था वो ग्रुप, उन्होंने कहा था कि हम विल हेल्प यू। तो उन्होंने पहला पैक्ट साइन किया था अमेरिकन के साथ। फिर उनको वेपन दिए गए, उनको रेडियोस दिए गए, उनको एक मॉडर्न इक्विपमेंट दिए गए टू फाइट अलकायदा एंड तालिबान। लाइक बेसिकली उस वक्त उनको, उनका मोटिवेशन तालिबान नहीं था, अलकायदा ही था उनका पहला टारगेट जो दिया गया था। तो वो जो पहली पहली मूवमेंट, जो पहली सील टीम गई है वेपन लेके, वो वाया हॉर्सेस, जो घोड़ों पर गए थे, उनके पास कोई और रोड वगैरह मैप भी नहीं था। तो दे क्रॉस फ्रॉम पाकिस्तान एंड वेंट टू पंशेर, और इस ग्रुप को उन्होंने पहला असला दिया। अच्छा कामरान भाई, आपके ख्याल में, मैं आपका पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूँ, क्या ये अटैक्स अलकायदा की एक गलती ना थी? और इन अटैक्स के बाद अलकायदा को और पूरी दुनिया में जो मुसलमान थे उनको कितना डैमेज हुआ? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मैं दो चीजें इसमें बता दूं। एक तो मैं अपना ख्याल बता देता हूँ, कुड बी रॉन्ग, आई टेल यू माय ओपिनियन। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि मुजाहिदीन आम, अब जारी बात है मेरी शेखो साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, सो आई कैन नॉट से व्हाट एग्जैक्टली ही थिंक, लेकिन आई कैन टेल यू दो जो इसके भी डिफरेंट कोर होते हैं, ग्रेड होते हैं। मैं बहुत डिफरेंट लेवल के मुजाहिद, मैं बिल्कुल नीचे भी रहा हूँ और काफ़ी ऊपर वालों से भी साथ भी रहा हूँ, यानी मैं अस्करी महसूल के साथ भी रहा हूँ, और मैं मास्कर के जो अमीर हैं उनके साथ, मेरे ज़्यादातर अमीरों के साथ, मेरा ज़्यादातर जो काम था वो अमीर के साथ था। मेरे हिसाब से ये हमला जो था वो एक गलती थी, क्योंकि इसका फ़ायदा इस मुसलमान को, मुल्क को किसी ऐसा नहीं हुआ, मुसलमानों को नहीं हुआ। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। इट्स अ फैक्चुअल बेस्ड थिंग। अगर आप दुनिया में आज मुसलमानों की हालत देखिए, जहां जहां अफगानिस्तान के हालात देख लीजिए, वो आज बहुत बुरे हाल में है। आज आप लीबिया के हालात देख लीजिए, आप इराक के हालात देख लीजिए। आप मुसलमानों का एक मुल्क मुझे बताइए जो जो सुख और खुश है सऊदी अरब के अलावा। दुबई, आप इस्लामी मुल्क का है, वो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं कहता। एक मुसलमान मुल्क जहां इस्लाम किस सुख में है, यानी इस अगर ये एक बीज बोया और इससे फल निकला तो उससे फायदा किसको हुआ? कब्जा, आज आप गजा के हालात देखिए, मुसलमान के ऊपर जो लेबल लगा दहशतगर्द, टेररिस्ट, ये इसके बाद लगा। अमेरिका में मुसलमानों के जो हालात थे, जो बहुत खुशहाल गुजारते थे, वो उसके बाद बहुत बदहाल होना शुरू हो गए। लोगों ने एक दूसरे से खुंदकें निकालना शुरू कर दी। एक का बिजनेस यहाँ, एक का बिजनेस बोले, दूसरा कॉल करके पुलिस को बोलेगा ये एफबीआई को, ये टेररिस्ट है, उसको उठा के लेकर बर्बाद कर दिया। डिपोर्टेशन हुई, घरों बर्बाद हो गए, कितनी फैमिलियां चली गई। सो मेरे भाई, ये जो कहना बहुत ये जो है वो अलग होगा कि कोई फायदा तो नहीं होगा इससे मुसलमानों को दुनिया में। फ्रांस में आज भी हिजाब खींचते हैं, इंडिया में आप देख लीजिए मुसलमानों के हालात किस तरह वो रह रहे हैं, यानी एक गाली बन के रह गया मुसलमान गाओ तो लोग। मैं अगर इस दाढ़ी इस हुलिये के साथ मैं अभी जहाज में घुस, मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मैं जहाज में जब जाता हूँ ना, मेरे मैं अजीब आदमी के हाथ में विस्की का गिलास था, गोरे ने मुझे ऐसा देखा, ऐसा चेक करना चाहिए, उसकी हालत खराब होना शुरू। हम मुसलमानों को टोपी कर देके उनको पूरे जो है वो पसीने होना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हैविंग खौफ। तबलीगी जमात जो दुनिया भर में जाती थी, दावत का काम होता था, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे होता था, रुक गया। उलमा कराम जो अमेरिका आते थे, बहुत एक बहुत कॉमन चीज थी, यहाँ आलिम को वीजा देते थे, पहले इंग्लैंड भी जाते थे, पूरी दुनिया में उलमा कराम, पाकिस्तान से खास तौर पे, इंडिया से सारे मुसलमानों को से उलमा कराम आते थे। वो एक आना रुक गया। खैर उसका वो अल्लाह का दीन है, वो तो चलता है, वो रोक नहीं सकता, इंसान के बस में नहीं है कि उसको रोक सके, लेकिन ये नुकसान के बायस तो बना। जहां तक एक मुजाहिदीन का व्यू है, वो ये कहते हैं कि हम
नफ़ा नुकसान नहीं सोचते। ये नफ़ा नुकसान, यानी जहाद में नफ़ा नुकसान नहीं होता, जहाद में फतह और शिकस्त नहीं देखते, क्योंकि मुजाहिदीन ये कहते हैं कि हमारे लिए दोनों वजह, दोनों ही जो चीज़ें हैं वो पता है। अगर हम लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो हमारे लिए जन्नत है। अगर हम लड़ के सुरखरू हो जाते हैं तो हमें कामयाबी मिल जाती है। उसके बाद भी अगर गाजी हुए तब भी जीते, शहीद हुए तब भी जीते, तो हमारे लिए तो डाउन साइड कोई है ही नहीं मुजाहिदीन के लिए। लेकिन मैंने कभी मुजाहिदीन के अंदर ये सोच नहीं देखी, जो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड हराइजन, यानी उनके अंदर इतनी वो सोच नहीं देखी मैंने कभी। और मैं बहुतों के साथ रहा हूँ, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा हूँ, वो कभी इसको इस जावी जो आपने सवाल किया वो जाविये से देखते नहीं है। ये वो कहते हैं कि बस ये अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह, और वो हर ताकत से लड़ जाते हैं। और उनके जज्बे में किसी को, मेरे ख्याल है, मैं भी शुबा नहीं करता, ना आपको करना चाहिए, उनके ईमान में। मुसलमान है हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये नहीं शक कर सकते कि उनका उनका जज्बा जो है ठीक है। एक आद अच्छा, आपको गुस्सा भी है, मुझे भी गुस्सा, क्या मुझे अमेरिका से बहुत मोहब्बत है या पहले भी थी? सवाल बिल्कुल अहमकाना होगा कि अगर मुझे अमेरिका, मुझे मोहब्बत कैसे, हाँ मैं यहाँ रहता था, मैं कमाता था यहाँ पे, मेरी मेरी फैमिली बहुत अच्छे, खुश थी। तो लेकिन मैंने कभी इन्हीं, ये तो नहीं कि मैं दिल पे बल्ले बल्ले अमेरिका में यू लव यूएसए की टी शर्ट पहन के तो मैं कभी नहीं घूमता था, या कभी ये नहीं था। अगर मैं, क्या फलस्तीन में जब बच्चे मर रहे थे या इराक में जब शहादतें हो रही थी, तो क्या मेरे आंसू नहीं निकलते थे? मैं मुसलमान हूँ, मैं कुछ भी हो जाए तो हर इंसान जो एक मुसलमान है, अगर आप उससे पूछें, तो अमेरिका से नफरत तो है। जब वॉर अगेंस्ट टेरर स्टार्ट हुई तो उस वक्त सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स होते थे। ये ड्रोन अटैक्स किए कैसे जाते थे? एक थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जो ड्रोन अटैक है, वो भी अपने भाइयों को शायद ना पता हो, जिनको, जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जाहिर बात है, क्यों पता होगा ड्रोन अटैक होता कैसे, हाउ हाउ ड्रोन अटैक हैपन। एक चीज है, अमेरिका जो सबसे बड़ा वेपन अमेरिका यूज करता है, मुजाहिदीन का सबसे बड़ा वेपन जो है वो आईडी है। उससे बड़ा वेपन कोई इस्तेमाल नहीं हुआ आज तक। ये भी अमेरिका, ये भी एक वर्क ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं कि यू नो जो एक्सप्लोसिव डिवाइस जो जो इस्तेमाल होती हैं, जिसके डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं। ये जो सबसे मेन चीज़ थी वो अमेरिकनों का काफिले, या जो जो इनका जो सामान रसद होता है या जो सप्लाईज होती हैं, वो बंद करने के लिए आईडी इस्तेमाल करते थे। उसकी उसके एक प्रेशर प्लेट बना देते हैं, या टू मेटल प्लेट होती हैं, और वो फ्यूज होता है। वो सिर्फ वो जो माइंस होती हैं ना, जो माइंस होती हैं, वो लगा देते हैं साइड में। तो वो जैसे जब ट्रक गुजरता है, बूम, हिट किया, उसने बर्बाद कर दिया। इराक में शुरू हुई, अफगानिस्तान में भी हुआ ये मामला। तो इनका जो वेपन था, वो वेपन ऑफ चॉइस ये था। जो अमेरिका का जो वेपन ऑफ चॉइस था, जो सबसे मेरा ख्याल है जिसने नक्शा बदला है इनकी इनकी वॉर का, वो था ड्रोन स्ट्राइक। तो वो ड्रोन जो है वो नॉर्मली इनके पास जो इंटेलिजेंस होती है, ड्रोन इंटेलिजेंस जो आती है इसको, जब ये टारगेट हिट करते हैं, तो उसके लिए तो वो ग्राउंड में इनके पास सोर्सेज होती हैं। तो एक तो ड्रोन जो बहुत कम इस्तेमाल होता है वो लेजर गाइडेड ड्रोन होते हैं। वो लेजर गाइड ये होता है कि एक सीआईए ऑपरेटिव या इनका कोई भी चीज़, कॉन्ट्रैक्टर, मोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिव नहीं करता, ये कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। वो पिन पॉइंट करता है, जब ड्रोन का टाइम होने वाला तो वो एक लेजर पॉइंटर होता है, वो इनविजिबल होती है, वो लाल लेजर नहीं होती। वो ये पॉइंट करते हैं जिस टारगेट के ऊपर हिट करना है, उसको जहाज से दिखता है, ये हिट द ड्रोन। दो अलग एक चीज होती है। एक होता है सिम कार्ड, लुकिंग सिम कार्ड तो नहीं होता, वो बेसिकली उससे पहले सर्किट होता था, वो छोटा सर्किट होता है। वो जो जो भी, जैसे ग्राउंड में, अब अफगानिस्तान में ये बहुत हो रहा था, ये पाकिस्तान में भी हुआ है इलाकों में, कि जो इनकी सोर्स होती है, जिसको इन्फॉर्मेंट कहते हैं, उसको उसने इन्फॉर्मेंट ने वो चिप ली और वो जाके उसने घर के आगे फेंक दी। तो वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और वो सिग्नल के ऊपर जो है वो हेल्फायर या जो भी मिसाइल वो लॉन्च कर वो दाग देता है। फिर उसके बाद और सोफिस्टिकेटेड कर दिया था उन्होंने लुक्स, क्योंकि वो जब इंटेलिजेंस वालों ने अफगान की अपनी जो तालिबान अलकायदा की अपनी इंटेलिजेंस ने जासूसों को पकड़ना शुरू किया, जेब से सर्किट निकाल लेते तो बहुत मारते थे वो। फिर उसके बाद उसका पूरा खानदान मार देते थे वो। तो उन्होंने फिर वो सिम कार्ड शुरू किया, कि वो सिम कार्ड लोग बिल्कुल एग्जैक्टली लुक लाइक सिम कार्ड, वो सिम कार्ड फेंक देते थे और वो ट्रांसमिटर सिग्नल। तो जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी वो ऑफ कोर्स ड्रोन अटैक था। वो अफगानिस्तान की हद तक तो इट मेक सेंस कि वो कर रहे थे वहां पर जो हालात थे या उनकी दुश्मनी थी। लेकिन जब ये पाकिस्तान की तरफ मूव हुआ, तो हुआ ये इतनी बड़ी लंबी तमीद मैंने इसलिए बांधी है कि लोगों ने जाति दुश्मनी निकालना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे एक कबीले की, जो हमारे यहाँ बहुत केपीके में बहुत, या फाटा में बहुत बड़ा मसला है कि कबीले की दूसरे कबीले के साथ दुश्मनी है। तो वो क्या करते थे कि उस एक कबीले वाले ने दूसरे कबीले वाले का जो था वो बता दिया कि ये तालिबान के लोग हैं या अलकायदा के लोग हैं।
तो वहां पे उसने ड्रोन स्ट्राइक करवा दी। अब उस बेचारे शादी की दावतों में हो रही हैं, या किसी के घर में बच्चा हुआ उसके घर पे हो रही हैं, शादी की फायरिंग हो रही है उस पे हो रही है। तो ये पहले तो लोगों ने जाती खंदकें, और ये इन लोग अमेरिकन जो हैं वो लकीर के फकीर हैं, जैसे मैंने पहले कहा कई दफा। ये इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, हो गया चलो मर गया, क्यों क्या होगा, बहुत से बात। एक तो ये मामला, इस एक तो नुकसान आप ये कह लीजिए। यही मामला अफगानिस्तान में भी और था। वॉरलॉर्ड जो थे, चूंकि उनको पैसे मिलते थे, वो क्या एयर सपोर्ट कॉल करते थे, सिर्फ किसी ने गरीब को मारने के लिए किसी से पैसे मांगे, उससे बोला तुम्हारे इतने पैसे चाहिए, नहीं दोगे, बोले तुम्हारा देखो क्या होता है, उसको जाके उन्होंने हिट करवा दिया, ड्रोन स्ट्राइक हो गई उसके ऊपर। तो ये एयर सपोर्ट कॉल कर देते थे। सेम थिंग पाकिस्तान में हुआ। तो जो पाकिस्तान मेरा ख्याल है जितना सफर हुआ, इसका कसूरवार पहले तो देखना चाहिए कि डिक्टेशन लेने वाला या कसूरवार कौन था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह इसको हर टर्म, अब निगोशिएट करते हैं ना, आप पूरा मुल्क उठा के तो नहीं दे देते मेरे भाई प्लेट में रख के। तो आप कुछ निगोशिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया, पूरा मुल्क उठा के प्लेट में रख के दे दिया उनको। पूरा मुल्क उठा, जो चाहिए आपका, आपके दंदनाते पर CIA ऑपरेटिव, जो दिल चाहे यहाँ पे चरे आप, जब प्लेन में जो दिल चाहे, उनकी प्लेन चेक नहीं हो रहे हैं क्या आ रहा है उसके अंदर, वो C-130 लैंड हो रहे हैं, क्या इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या इक्विपमेंट। किसी आजाद मुल्क में ये कभी सुना या सोचा यार? फिर उसके बाद जो जाने जो लोगों की गई हैं दोनों। अब आप देखिए उन्होंने रिटेलिएशन में भी, तो जिसके आप आदमी के ऊपर हमला कर रहे हैं, करवाने की इजाजत दे रहे हैं, उसने भी रिटेलिएट किया ना। अब आप ये तो नहीं कहते ओ तालिबान ने हमारा हमला, तालिबान ने हमला इसलिए किया कि अलकायदा ने इसलिए किया कि आप उनके उनके आदमी उठा उठा के दे रहे हो, यू आर हिटिंग, हेल्पिंग देम आउट। सो इट्स अ फेयर गेम, अगर आप देखा जाए तो इट्स अ फेयर गेम फॉर देम, राइट? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ऐसा, आई मीन दैट्स हाउ इट इज। फिर हमारे इलाका जात के अंदर जो ये कह लीजिए कि जो फाटा के अंदर, या फॉर एग्जांपल KPK खैबर पख्तूनख्वा में हमले हुए हैं, तो वो ऐसा तो नहीं था कि इन्होंने, ये वो टारगेट किलर तो नहीं था, उसने जाके सर पे बंदूक रखी और बंदा मार दिया। जो मिसाइल जब गिरता था वहां पर, उसकी वीडियोस तो आपने पता नहीं कितनी देखी है, नहीं देखी, जाके देख लें कभी। वो ऐसा तो नहीं था कि एक घर उड़ गया, वहां तो घर सारे मट्टी के हैं, वो जमीन पे जब लिखता है तो वो 50 घर और गिर जाते हैं वहां पर। तो एक आदमी के पीछे, जो कि कुड बी रॉन्ग, 90% चांसेस इज रॉन्ग, उस एक 90%, 10% की मिस्टेक को आपने सॉल्व करने के लिए यू पुट डाउन द पूरा पूरा गांव मार दिया आपने, बर्बाद हो गया वहां पे, आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। अमेरिका ने वो आपको रीइंबर्स तो नहीं किया ना, ये ऐसा तो नहीं है कि आपके चलो भाई 50 आदमी मर गए, ये घर गिर गए, ये ले आप जी ये पर्ची ले लें, या वो तो वैसा का वैसे, उसके तो हालात बद से बदतर होते चले गए। मुल्क में जब दहशतगर्दी बढ़ी तो आपके यहाँ जो है वो देखिए, एक सबसे मैं चाहता हूँ गरीब के साथ क्या हुआ, डेली वेजेस माइग्रेशन, वहां पे आपने फिर ऑपरेशन करना पड़ा, फिर उसके बाद माइग्रेशन हुई, वो एक इलाके से दूसरे इलाके में, उसके बाद बेचारे के पास खाने को रोटी वहां भी नहीं है, वो आके दूसरी जगह पे आके व्हाट ही गोना डू, ही गोना कमिट क्राइम, और ही गोना भूखा मरेगा या कमिट क्राइम करेगा। तो ये एक पूरा साइकिल है, अगर आप इसको ऊपर से देखें, अगर गौर से देखें तो एक साइकिल है। इस मुल्क के साथ आज हम जिस कंडीशन, जिस हालात में बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, वो ये बीज जो हमने लगाया था साथ में अमेरिका दोस्ती का, now you can sit and argue with me all day कि we didn't have a choice. I don't agree with that. क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स को देखता हूँ, और मुझे अमेरिकनों के बारे में पता है। मैंने 25 साल 27 साल से ज्यादा इनके साथ काम किया है। There's all, जब इनके अपना कोई मफाद होता है दे नेगोशिएट, वी डिडंट नेगोशिएट, वी जस्ट गिव इट टू देम हाथ में रख के। इफ यू वर नेगोशिएटेड, अगर पाकिस्तान हुकूमत ने नेगोशिएट किया होता, वी बीन लॉट बेटर शेप। उसके बाद फिर हुक्मरान जिन्होंने इमदाद ली, उन्होंने अपने घर बने, अपने घर बनाए, वो महलात तुर्की के अंदर और दुबई के अंदर पेंट हाउसेस खरीदे। दे डिडंट, जिस जिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना था उन्होंने टका भी नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो हम जो है वो गरीब से गरीब और फकीर से फकीर होते चले गए, और जिनके पास आया उनके महलात, खैर आज तो वो दुनिया में नहीं है। कामरान भाई, उसामा बिन लादेन की हंटिंग में आपका क्या रोल था? नहीं जी, जो ओसामा बिन लादेन का मिशन जो था वो मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं मिडल ईस्ट काम करता था। मेरा काम जो था वो मिडल ईस्ट में था। ओसामा बिन लादेन जो थे वो उनकी सर्च पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उस वक्त हो रही थी। उनको पता था कि ये तो पता था उनको, नैरो डाउन था कि वहां पे, तो वो मेरा रीजन नहीं था। मैं उस रीजन, उस स्क्वाड के साथ काम नहीं करता जो स्क्वाड वहां काम करती, डिफरेंट स्क्वाड आई वर्क। तो ये मेरे पास नहीं था। बट मेरा काम जो था वो इंटेलिजेंस गैदर करना होता है कि पाकिस्तान, जैसे मैं राब्ते में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सीरिया में हूँ, तो मेरे साथ अलकायदा के जैसे अबू हमाम अलसूरी हैं, शेख अबू हमाम अलसूरी, मैं उनके साथ हूँ। तो अबू हमाम अलसूरी की हम कम्युनिकेशन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी हूँ, ऑफ कोर्स उनकी कम्युनिकेशन भी रिकॉर्ड हो रही है, वी ट्रेसिंग एवरीथिंग। तो हमें पता चल रहा है कि अबू हमाम अलसूरी पाकिस्तान में किससे बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में कौन सा ऑपरेटिव है। तो वो अगर बात कर रहे हैं अगर वो बात कर रहे हैं अबू जहाद से, या शेख अबू जुबैदा से बात कर रहे हैं, वो उन तो अगर शेख जैसे अबू हमाम ने जब
कॉल किया अबू जुबैदा को, तो वो उस वक्त मैं सुन रहा हूँ, तो मैंने कॉल टाइम ले लिया कि मुझे 10:37 पे अबू जुबैदा से बात हुई है। तो देन वी क्लिक ऑन अ फोन, उनकी जो इक्विपमेंट था क्योंकि वो हैक हो चुका था उस वक्त तक, तो हमने मालूम किया कि अबू जुबैदा जो है वो इस लोकेशन पर है, क्योंकि सारा सारा जो चेन कमांड सेंटर था उस वक्त हयात तहरीर शाम वो ऑपरेट कर रहा था, अलकायदा जो ऑपरेट कर रही थी वो सीरिया से कर रही थी उस वक्त। तो जो अस्करी मासूल या कमांडर उस वक्त टच में होते थे, सो वी लॉक इन देयर लोकेशन। हमें पता था पाकिस्तान में फैसलाबाद से ये हो रहा है, यही जो कराची में खालिद शेख मोहम्मद, वो लोकेशन ट्रेस वहीं से हुई थी, सीरिया से हुई थी उनकी, कहाँ कहाँ से कौन कौन ऑपरेटिव कर रहा है। तो वी लॉक इन देयर लोकेशन। उसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया उनको अरेस्ट करने के लिए, तो वो फैसलाबाद से हुआ, अबू जुबैदा को फैसलाबाद से किया, उसके बाद अबू जहाद को सियालकोट से किया, इन्होंने फिर कराची से खालिद शेख मोहम्मद को किया। तो ये एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑपरेटिव्स हैं जो जिसका मैं हिस्सा रहा। और वी अरेस्टेड लॉट ऑफ गाइस फ्रॉम फ्रॉम पाकिस्तान जो कि प्लॉटिंग या प्लानिंग में मुलविस थे 9/11 की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर फंडिंग, किसी तरह की फंडिंग या स्ट्रक्चर मैनेज कर रहे थे उस वक्त अलकायदा का। उसामा बिन लादेन अपनी असैसिनेशन से कितना अरसा पहले पाकिस्तान में आए थे? ये डेट पिन पॉइंट करना, ये डिफरेंट चीजें हैं, जाहिर बात है, मुझे मुझे कहना ये तारीख बहुत मुश्किल होगा, लेकिन असैसिन से पहले 2.25 साल, गिव और टेक, 2.5, सवा दो 2.25, 2.5 साल, 2.5 ईयर पहले जो था वो बेस्ड ऑन CIA की जो पास जो या FBI के पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनके पास जो जो एंड इट कुड नॉट बी सेड 100% ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कुछ सोर्सेज से जमा हुआ चीज है। आई मीन दे पुट द फैक्ट्स के यहाँ से एक सोर्स ने ये कहा, एक सोर्स ने ये कहा है। तो ये तरीका ये होता है इंटेलिजेंस गैदर करने का। आप एक आदमी के पास जाके, नहीं ये तो थाने में होता है कि आपने चित्र मारे हो, तूने किया नहीं किया, बस जो दुनिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, दे डोंट टेक वन वर्ड। वो क्या करते हैं, वो एक सोर्स के पास जाते हैं, दूसरे सोर्स के पास जाते हैं, तीसरे सोर्स के पास जाते हैं, वो 4 या 5 सोर्स से बात करते हैं। उसके बाद दे पुट टुगेदर, रही बात है, वो एवरीबॉडी नॉट गोना से द सेम थिंग, दे पुट तो एक एवरेज टुगेदर कर लेते हैं कि इट कुड बी दिस टू दिस एवरेज। सो वो एवरेज 2.5 साल उन्होंने दे कम अप विद के ही वाज मूव्ड 2.5 years प्रायर टू हिज अरेस्ट। जो पाकिस्तान जो मूव हुए हैं वो तकरीबन 2.5 साल प्रायर टू हिज वो अरेस्ट। अफगानिस्तान से मूव किए थे या वजीरिस्तान से या किसी और इलाके से एबटाबाद में मूव हुए थे? नहीं, वो वजीरिस्तान में नहीं थे वो। अच्छा, एक और भी वो बता दूं, वजीरिस्तान में जो जितने मुजाहिदीन जो छुपे हुए थे, वो अफसोस के साथ मैं ये कहना पड़ता है मुझे यहाँ पे कि जब हमारे लोग उनको होस्ट कर रहे थे, तो वो इसलिए नहीं रखा हुआ था कि वो बहुत जहाद पसंद थे या इस्लाम पसंद थे, वो पैसे लेके कर रहे थे। जो कबायली हजरात ने उनको रखा हुआ था वहां पर, वो पैसे लेके करते थे। 100% बता रहा हूँ आपको ये बात में, कि कोई किसी को खुशफहमी या गलत फहमी ना रहे, वो पैसे लेके पनाह देते थे, उसके बाद भी मुखबरी कर देते थे। पहले तो पैसे ले लेते थे, फिर पनाह देते थे, उसके बाद कायदा को ये बात पता थी कि इन पे कभी एतबार मत करना, वो इसलिए कभी हमारे लोगों पे एतबार नहीं करते थे। तो वो दे डू देयर ओन थिंग, लिहाजा उन्होंने वजीरस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में थे, और अफगानिस्तान एक बॉर्डर एरिया से फिर उन्होंने वहां से मूव हुआ। वो वजीरस्तान उस एरिया में नहीं थे, क्योंकि वहां से मुखबरी हो जाती थी। जितने भी लोग वहां अरेस्ट हुए, वो पैसे दे के, पैसे तो पहले उन्होंने उससे लिए, उसको सेव किया, उसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी को बेच दिया अमेरिका को, जो कुछ 10,000 $5,000 के लिए। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में इतने अरसे तक छुपे कैसे रहे जो किसी को पता ही ना चल सका? आप यू नॉट टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर गाय। आप कोई नॉर्मल ड्रामा टॉम डिक एंड हैरी की बात नहीं कर रहे हैं। यू टॉकिंग अबाउट उसामा बिन लादेन। आई मीन, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि, देखे ना, he didn't just started doing this business, he been in this business for a long time, जिसको आप टेररिज्म कहते हैं, या जो उनके लिए वो जहाद जो वो कहते हैं अपने, और आप कहते हैं टेररिज्म। तो ये अभी शुरू तो नहीं किया, दे बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आपको एक बात बता देता हूँ, अलकायदा की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, अलकायदा की, उसको खुरासान कहते हैं। वो ग्रुप, खुरासान ग्रुप का भी पता नहीं, जो हजरात थोड़ा बहुत जहाद पढ़ते हैं या इस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, देयर इज अ ग्रुप कॉल खुरासान ग्रुप। जैसे अमेरिका की CIA है ना, वैसे वो अलकायदा की, तालिबान के पास खुरासान ग्रुप है, दे आर इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स बाकी। इसी तरह से आईसिस के पास हिजबा है, जो उनके इंटेलिजेंस हैंडल करते हैं। सो यू नॉट डीलिंग विद जस्ट टॉम डिक एंड हैरी, के पास हैकर्स भी होते हैं, बड़े बड़े हैकर्स। अंसार मीडिया ग्रुप से आते हैं, लंदन के बड़े बड़े लड़के जो जो हैकिंग में कमाल रखते हैं, इराक से आते हैं, जो ड्रोन हैक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं इनके पास। सो दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू। You don't think कि ये पगड़ी बांधे हुए पागल अरब या पठान है, ये घूम रहे हैं, दे आर एक्सेलेंट एट व्हाट दे डू। और मैंने ये अपने बहुत करीब से देखा है, कि हल्फिया बात कर सकता हूँ कि दे आर वेरी गुड। सो यू आर डीलिंग विद अ गाय जिसकी छुपने की प्रैक्टिस 1 साल 2 साल से नहीं, 2 डेकेड से चल रही है। उसको पता है छुप के कैसे रहना है।
ही बीन हाइडिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, दैट वाज ही वाज वेरी सक्सेसफुल। उन्होंने इलाके को भी जो चूज किया वो बहुत खूबसूरती से चूज किया। अगर एक भूल ना होती, वो अबू अबू अहमद अल कुवैती, जो अबू अहमद है, अगर अबू अहमद पे ट्रेस लगा हुआ था, एंड अबू अहमद अल कुवैती जब वो घर पे आया तो उन्होंने फिर उसको सैटेलाइट से जब उन्होंने मेजर किया, वो देख रहे थे, तो उनको साय को मेजर किया था उन्होंने, द शेडो। सो वो ओवर 6 फीट हमारे यहाँ हर दूसरे घर में तो आदमी नहीं होता है। तो टू एग्जैक्ट ओसामा बिन लादेन 6 फीट 4 इंचेस टॉल थे। ही वॉज वेरी टॉल एंड वेरी वेरी स्लिम। तो वो जब उन्होंने सैटेलाइट से उसको मेजर किया, देन द फर्स्ट फाइंड आउट कि यार देयर इज समबडी अप देयर इंपॉर्टेंट। वो पहले ये समझ रहे थे कि होगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना वो दे वर अस्यूमिंग कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो व्हेन ही वाज इन द हाउस, अमेरिकन को भी जानने के लिए वो एक ये कह लें वो तुक्का लग गया। वो इट वाज प्योर लक, इट वाज प्योर 100% लक। दे वर अदर कोरियर्स बट दे वर ऑन मोहम्मद अल कुवैती। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वो इलाके में वैसे भी, वो आपको पता है कि वहां पे अकेडमी है, मिलिट्री काकुल अकेडमी है, तो वो एकेडमी है। ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई बहुत ज्यादा मुजरिमाना कार्रवाइयां होती हों या आईएसआई जो है वो, मिलिट्री एकेडमी के आसपास का इलाका वैसे भी क्लीन इलाका होता है, जैसे आप मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ कि कराची में अगर आप कोई कहता है कि यार कहाँ रहना अगर मैं किसी को पूछता हूँ मुझे सेफ इलाका, बोले कैंट में रह लेना यार। अगर मैं कैंट में जा चला हूँ तो आई एम इनविजिबल ना इन कैंट। अगर मैं तो खैर मेरा तो इश्तहार लग गया है, अगर ना होता और अगर मैं ये सब कुछ होने से पहले कैंट में चला जाता तो आपके ख्याल में somebody would have known what I'm doing? क्योंकि देखो एक एक तरीका है, व्हेन अब आप बहुत करीब हो जाते हैं ना टारगेट से तो आप ब्लर हो जाते हैं, ये इंटेलिजेंस कहती है। व्हेन यू आर टू क्लोज यू आर ब्लर, फिर आप नजर नहीं आता, आप दूर का विजन आपका जो है वो यू आर क्लियर, इट्स टू ब्लर। सो ही वाज वेरी स्मार्ट। और जहां तक बात है ये इल्जाम है पाकिस्तान की, दे डिडंट नो। अगर उनको पता होता ना तो ये दे ही वुड हैव बीन अरेस्टेड, आई कैन गारंटी यू दैट दे वर लुकिंग फॉर हिम। क्या अमेरिका ने पाकिस्तानी लीडरशिप को ये बताया था कि वो मिशन एबटाबाद करने जा रहे हैं? आसिफ अली जरदारी को यह बात अच्छी तरह पता थी, उसको इन्फॉर्म कर दिया गया था। सदर पाकिस्तान को ये बात पता थी कि अमेरिकन, ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली कौन है, बट दे डूइंग एन ऑपरेशन, ये पता था। दे डिडंट शेयर द नेम, लेकिन हाफिज जरदारी को उन्होंने बता दिया था। मिलिट्री को मैं, मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट द कैंडिडेट फॉर इट कि ये जवाब दे सकूं, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट, मैंने सुना है कुछ रूमर्स, जो मैं रूमर्स से बात करता नहीं हूँ, मैं वो बात नहीं करूंगा जो एक, मगर मुझे कंफर्म नहीं है तो आई विल नेवर से इट। सो एंड इफ आई से इट आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि आई हर्ड कि कुछ जराए ने या कुछ लोगों से जो मैंने कहा कि या सम ऑफ द गाइज इन ब्रास, मिलिट्री ब्रास जो वो कहते हैं, दे मीन इट आर्मी, तो वो कहते हैं कि ब्रास वी हैड सम गाइज इन ब्रास न्यू, बट क्योंकि इसमें भी डिफरेंट चीजें आती हैं। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट पाकिस्तान मिलिट्री, क्योंकि दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। लेकिन मुझे ये 100% पता है कि आसिफ अली जरदारी को ऑलरेडी बता दिया गया था कि वी आर डूइंग एन ऑपरेशन, वी आर डूइंग एन ऑपरेशन इन सच एंड सर्टेन एरिया, वी आर गोना गेट अ टारगेट, but they didn't say Osama bin Laden, but they said this is a very, very, very important figure, and we're going to go in there and we're going to do this. And he knew it. कामरान भाई, ये मिशन एबटाबाद इतना शेडी क्यों है? लोग आज तक इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाते कि वहाँ पर उसामा बिन लादेन मौजूद थे और उसामा बिन लादेन को मारा गया वहाँ पर। उन्होंने पहली बात तो ये कि उन्होंने जब बॉडी को अपने कब्जे में लिया, तो कब्जे में लेने के बाद उन्होंने उसको डीएनए सैंपल लिया उसका, दे मैच द डीएनए, देन दे जेरोनिमो वाज कोड, दे जेरोनिमो उन्होंने कोड किया, कोड थ्रू हुआ, हाई फाइव सक्सेसफुल। ये ऐसे नहीं होते इतने बड़े बड़े ऑपरेशन के, ये धूल झोंकने के लिए या वहां था ही नहीं है कुछ, नो दे हैड 100%, दे पिक्ड हिम अप। उसकी बॉडी को उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, उन्होंने उसकी तस्वीरें ले ली थी, जिसको दिखाना तो उन्होंने उसको दिखा दिया। वंस अमेरिका का टारगेट, अब ये इश्तहार लगाने वाले नहीं है ना, दे डोंट डू एडवर्टाइजमेंट। ये जिसको भी हिट करते हैं, आपको क्या वो इश्तहार लगाते हैं बॉडीज सामने रख के, दे डिस्ट्रॉय। हमारा काम हो गया, बाकी आप जो दिल चाहे सोचते रहो, यू आर एंटाइटल्ड टू योर थॉट्स। पर इट वी गॉट डन, दे हिट हिम, उसकी बॉडी को उन्होंने पानी में फेंका, इसलिए कि इट डोंट नीड इट एनी मोर। वो क्या करेंगे, बॉडी को ले आके आप यहाँ उसको मोर्ग में ले जाके, वो वेस्टर्न फिल्मों की तरह वांटेड डेड और लाइव वाला कि वी गॉट हिम, डोंट, अमेरिका डोंट वर्क दैट वे। तो इसलिए उन्होंने पानी में फेंक दिया। एक और वजह ये थी कि दे कुड हैव लेफ्ट द बॉडी, लेकिन उनको ये पता होता है कि हम लोग जो है वो फिर बाद में मार्टर, यानी ये मोटिवेशनल जगह ना, दे न्यू दैट मच, अमेरिका को इतनी अक्ल है कि हम उसके बाद मजार बना के जो पूछना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो मोटिवेशनल जगह बन जाती, वहां पे आके शेख उसामा का मजार, और फिर वहां पर जो है वहां से एक मूवमेंट शुरू हो जाती। तो उन्होंने जाके पानी में फेंक दिया, एंड स्टोरी। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये मेरा ख्याल, मेरे पास 100 सवा 100 लोगों ने अब तक ये सवाल किया होगा कि वो जी वो वहां थे ही नहीं, और ऑल रबिश, कंस्पिरेसी थ्योरीज,
enjoy it, but the truth is, nahi, he was there. They picked him, they killed him, they took him, they threw him. End of the story. And they accomplished their goal. They don't need to advertise what they did. उसामा बिन लादेन के बाद आज की अलकायदा कितनी डिफरेंट है और आज की अलकायदा क्या पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पहले से वीक है? उसामा बिन लादेन का जो दो ग्रुप मैंने बताया आपको, एक अरबी और अजमी. नाउ वी टॉक अबाउट दैट. अजमी ग्रुप मतलब यानी Ajmi, the reason I'm saying they speak Arab but they're not Egyptian. The Egyptian and non-Egyptian, to explain better. दो ग्रुप. जो इजिप्शियन ग्रुप है वो एमन जवाहिरी को लाना चाह रहा था कि एमन जवाहिरी गोना बी द नेक्स्ट इन लाइन फॉर अमीर अल-कायदा, लीडर ऑफ अल-कायदा. जो मैंने सुडानियों के साथ बहुत काम किया है. मैं सुडान जो ग्रुप था, सुडानीज ग्रुप, शेख अबू मूसब अल सुदैनी, वो उनके साथ मैंने काम किया. मैं सुडान में था उनके साथ. और मैंने जो ये सूरी हैं, शेख अबू हम्माम अल सूरी ग्रुप जो है, ये सीरिया में जो था, मैंने इनके साथ भी काम किया हुआ. सो देयर बट प्लस मेरा जो एक और जिसके साथ मेरा एक और अमीर था जो इजिप्शियन था, मैंने दो इजिप्शियन के साथ बहुत क्लोज रहा हूँ. एक तो था मोहम्मद अहमद अल सैयद अहमद इब्राहिम, जिसका अबू जाफर कहते हैं, अबू जाफर अल मसरी, वो इजिप्शियन ग्रुप था. उसके साथ अबू उसामा अल मसरी, जो कि ऑल्सो ये दामाद था शेख अहमद अल कादर, जिनको पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किया गया था, ये उनका दामाद था. ये मैं इसके साथ काम किया हुआ मैंने. तो ये जो दो एंटिटी हैं, एक तो मैंने इजिप्शियन हेट्स द नॉन इजिप्शियन हेट्स द इजिप्शियन. यानी ये कहते हैं कि इजिप्शियन कैसे हमारा बेड़ा गर्क हुआ है. तो एमन अल जवाहिरी वाज अ वीक लीडर. एमन अल जवाहिरी बहुत वीक, बेकार तरीन आदमी था. इसका काम ही नहीं है, बुज़दिल आदमी था, मैं जानता हूँ उसको. लेकिन जो ये चाह रहे थे कि हमजा जो उसामा बिन लादेन का बेटा, वो जो नेक्स्ट इन लाइन था, और हमजा दिलेर था, हमजा को मार दिया. लेकिन हमजा वाज वेरी ब्रेव, और उसके अंदर दिमाग भी था. ही वाज अ फाइटर. सो ये जो इजिप्शियन है, ये लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं. इजिप्शियन देखते हैं कि हम अपने इजिप्शियन को किस तरह हम किस तरह सेव हों. बाकी जो नॉन इजिप्शियन अलकायदा कोर ग्रुप है, वो देखता है कि हाउ वी हर्ट द वेस्ट, यानी अमेरिका के ऊपर किस तरह हमला करना, किस तरह इसका बेड़ा गर्क करना है. वो अपने मफादात नहीं देखते, बल्कि दे आर मोर एग्रेसिव. सो अलकायदा, एमन अल जवाहिरी ने जो बेड़ा गर्क करना था, वो एमन अल जवाहिरी ने कर दिया उसका, क्योंकि कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी, कोई कुछ अटैक नहीं किया. अच्छा, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट नाउ. हम फास्ट फॉरवर्ड करके आज आ जाते हैं. क्या हुआ? अफगानिस्तान से इंसला हो गया, एग्जिट हो गई, अमेरिकन चला गया. ठीक है. दैट्स अ टाइम सीरिया में वॉर खत्म होगी. सीरिया में अलकायदा की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, और भी दुनिया में जगह पर है, पाकिस्तान में भी है. अफगानिस्तान में जो था वो एक ये हुआ कि फिर उसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं. जो तुर्की के रास्ते से ईरान, ईरान के रास्ते से अफगानिस्तान, वो माइग्रेशन जो थी, वो अब जो मुजाहिदीन वहां पर थे, वो आके रीग्रुप होना शुरू, एज वी टॉक अबाउट टुडे, आज की तारीख में. सो वो जो रीग्रुपिंग हो रही है या हुई है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अलकायदा आज बैठी हुई है. वो सबसे स्ट्रॉन्ग अलकायदा, यानी शेख की वफात के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग शक्ल आज आपको नजर आती है. और वो आती है क्योंकि वो अब उनको अलकायदा अफगानिस्तान में उनको फ्री हैंड दिया हुआ है. अब आपके पास क्या है कि अमेरिका की कोई प्रेजेंस नहीं है. अमेरिका की बिल्कुल जीरो प्रेजेंस है अफगानिस्तान के अंदर. प्रैक्टिकली दे कैन नॉट इवन, दे डोंट हैव मींस ऑफ सर्वेल. उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है. दे आर ब्लाइंड. कुछ दुनिया में रीजन होते हैं जो ब्लाइंड कहलाते हैं, तो अफगानिस्तान इज अ ब्लाइंड रीजन. उनका इंटरेस्ट भी नहीं है. अब वहां पर स्ट्रांग होना शुरू. उसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में अलकायदा की कार्रवाइयां हैं, जो कि ऑफ कोर्स उसका गोल है ये करना, क्योंकि वो कहता है कि पाकिस्तान ने हमको ज्यादा हर्ट किया है, दे कंसिडर पाकिस्तान एज एनिमी. सो ये खतरे की बात पाकिस्तान के लिए ज्यादा है कि दे आर वेरी स्ट्रांग नाउ, ग्रोइंग वेरी 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 स्ट्रांग. सो जो जैसे माइग्रेशन सीरिया से जो वो हैं, वो लेजेंड जिसको बोलते हैं कि सीनियर अलकायदा मेंबर जो थे, वो वापस आ गए अफगानिस्तान की तरफ. तो उन्होंने एक नया सेक्शन शुरू किया अलकायदा का. अब एमन अल जवाहिरी इज गॉन, नो मोर एमन अल जवाहिरी. जो अभी की जो स्ट्रक्चर, ये सारे यंग बच्चे. सो कीप इन माइंड, एक होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. बंदूकों में भी होती है. एक फर्स्ट जन होती है तो वो कचरा गन होती है, उसके बाद सेकंड जन आती है, सॉफ्टवेयर भी होता है ना, 1.0, 2.0, 3.0. दिस इज अलकायदा 3.0. दिस किड्स आर बोर्न इन जिहाद. ये बच्चे, ये वो नहीं है जो पहले वाली नस्ल आई थी सऊदी अरब से या सूडान से या तुर्की से, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, वहां क्लशन ट्रेनिंग हुई ना. ये बच्चे पैदा जिहाद में हुए. ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये उस सारे बग्स क्लियर हो गए. दे अंडरस्टैंड द सिस्टम, दे नो हाउ टू बी इनविजिबल, दे नो हाउ टू फाइट. इनके पास ये एडवांस, ये कंप्यूटर जनरेशन बच्चे हैं. दीज गाइज, ये जो अभी की दिस इज CIA और FBI वर्जन. दिस इज अ स्केरी अलकायदा. अब जो हो रही है ना, दिस इज द स्केरियस्ट वर्जन यूल एवर सी. और दे नो हाउ टू डू इट. इनकी प्लानिंग, इनकी स्ट्रेटजी, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट. दे उनके बाप और दादा, दे नो उनकी क्या गलतियां थी, उससे सीख के
समझ के बड़े हुए हैं, एंड दे नो हाउ टू हैंडल इट वेरी 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 वेल। आज की अलकायदा का गजा के ऊपर क्या स्टांस है? देखिए जी, मैं जिस जमाने में काम कर रहा था तो मुझे 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 मैं, क्योंकि मैं लॉजिस्टिक मेरा पेशा भी है, काम भी है। आई यूज्ड टू डू लॉट लॉजिस्टिक फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं जो कायदे के भी लॉजिस्टिक का काम कर सप्लाई भी करता था और बॉर्डर भी क्रॉस करवाता था डिफरेंट जगहों के, डिफरेंट मुल्कों में। मैंने तकरीबन साउथ अमेरिका से लेके मिडल ईस्ट में कितने बॉर्डर। तो मेरे पास एक दफ़ा एक अबू जाफर, जिसका मैंने नाम लिया, मोहम्मद अहमद सैयद अहमद इब्राहिम, इज अ मोस्ट वांटेड लिस्ट अभी ब्राजील में होता है आजकल, लेकिन ब्राजील गवर्नमेंट ने दिया नहीं है अमेरिका को। वो मेरा केस था। तो वो मेरे पास एक आया, मुझे कहने लगा कि हमें क्रॉस करवाना है इजिप्ट इजिप्ट से इसराइल के अंदर कुछ लोगों को। नॉट अ वेरी वेरी इजी टास्क, क्योंकि देखिए जो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है गजा इस और या इसराइल, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्रॉसिंग। यानी एक तरफ आपके इजिप्ट है, ठीक है, एक तरफ आपका जॉर्डन है। तो जॉर्डन यानी यू हैव, देयर इज नो अदर वे, आप पानी से तो नहीं आ सकते वहां भी, पानी से भी। तो एक जो ओनली रास्ता है वो समंदर का रास्ता है, वो देयर बॉर्डर इज वेरी 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 टाइटली कंट्रोल। ये अफगानिस्तान तो नहीं है ना, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री। जितना छोटा होता है ना आपका दुश्मन, उतना मुश्किल लड़ना होता है उससे। उसकी जोग्राफियाई हदूद बहुत कम है। प्लस ही इज गार्डेड बाय जॉर्डन, जॉर्डन यहाँ से गार्ड करता है, इजिप्ट यहाँ से गार्ड। आपके पास लैंड लॉक तो है ही नहीं ना। अगर इसराइल इज नॉट जस्ट लाइक अ नॉर्मल लैंड लॉक के 10 मुल्क लगते हैं, आप क्रॉस कर गए यहाँ से। इट्स टाइटली, इतना सा बॉर्डर है, वो भी टाइटली मॉनिटर होता है, उसके बाद फिर एयर सर्वेलेंस होती है। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये मैं अपने तजुर्बे से बात बता रहा हूँ आपको। वी ट्राई टू क्रॉस सम गाइज, जब जब मैं फंक्शनल था, तो वी ट्राई टू क्रॉस सम इजिप्शियन, 11 इजिप्शियन फाइटर थे जिनको अंदर भेजने थे। सो जारी बात है, वो थ्रू मी होना था वो काम। वी ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग। तो लास्ट में हमारे पास एक रिजोर्ट हुआ कि हम वो कुछ बोट्स लेके करें, लेकिन वो बोट्स जो थी, वो कोस्ट गार्ड वहां पे इतना मॉनिटर कर रहे थे। हमने जब फील्डिंग शुरू किया वहां से, वी वर वाचिंग इट। तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप क्रॉस कर सकें, गाइस वुड हैव बीन अरेस्टेड। सो सिर्फ बॉडी लाने से भी काम नहीं होता ना, यू हैव टू हैव गियर। अगर कहीं पर हूं, कामरान फरीदी कहीं जा रहा है, तो कामरान फरीदी इज नो गुड विदाउट हिज गियर। मुझे अपना सामान चाहिए होता है। आई हैव टू हैव माई पिस्टल, आई हैव टू हैव माई राइफल, आई हैव टू हैव अ कम्युनिकेशन। मेरे पास सारी चीजें चाहिए। आई डोंट हैव इट, आई एम नो गुड। सो अगर कुछ आदमी स्लिप भी कर दे विदाउट अ गियर, इट्स नॉट गोना डू द जॉब। सो ये बहुत एक मुश्किल टास्क है। इसलिए अलकायदा अब तक सक्सेसफुल नहीं। अगर अलकायदा ओपन बॉर्डर किसी तरह घुस जाती, दे वुड चेंज द, इस वॉर का नक्शा बदल जाता। अफगानिस्तान में मुझे पता है, एंड आई नो एज ऑफ नाउ, आई स्टडीड वेरी क्लोजली एंड आई मॉनिटर वेरी क्लोजली दैट जो वहां पे सेंटिमेंट है, वहां पे लोग तैयार बैठे हुए, दे जस्ट डोंट हैव अ वे ऑफ एंटरिंग दैट प्लेस। कामरान भी जो हमास ने अटैक किया, इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या थी? हमास की स्ट्रेटजी ये थी, एंड आई क्लोजली वॉच गार्ड। मैं यहाँ से कहना मेरे लिए मुनासिब ना होगा कि हाउ डू आई नो दैट, क्योंकि आई कैन गेट इन ट्रबल, क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत अलग है जो पहले थी एफबीआई के साथ। तो उनको पसंद नहीं आएगा मेरा जवाब इस, अगर मैं अपनी सोर्स के साथ दे दूं। तो आई माइनस द सोर्स एंड आई गिव यू द शॉर्टकट। हमास ने जो स्टैंड लिया था वो इसलिए लिया था कि जब हम अटैक करेंगे, जब एक एक बड़ा हमला होगा, उसका जाहिर बात रिटेलिएशन होगा, देन न्यूज गोना बी रिटेलिएशन। उनका ख्याल ये था कि देन जब हम हमला करेंगे, जब हमारे पर रिटेलिएशन आएगा, तो मुस्लिम जो उम्मा है वो हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। दैट वाज बेस्ड ऑन, सारी चीज वाज बेस्ड ऑन वन थिंग कि उनको मुसलमान की गैरत पर भरोसा था, जो कि गलत चीज थी। ना सऊदिया ने मदद की, ना मसर ने मदद की, ना जॉर्डन ने मदद की। हम उनकी लाशों को देख के फॉरवर्ड पोस्ट तो कर दिया, लेकिन कुछ और नहीं दिया हमने उनको। तो वो तो लड़ गए बेस्ड ऑन अपने ये देखे कि आज हम शुरू करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हमारा फतह देगा और हमारे मुसलमान भाई हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। तो नुकसान, ऑफ कोर्स नुकसान हो गया बेड़ा, लेकिन नुकसान हमास की वजह से नहीं हुआ। हमास ने तो अल्लाह का नाम लेके एक काम कर दिया, अल्लाह तवक्कल के, भाई अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह मुसलमान आ जाएगा। कितने मुसलमान मुल्क दुनिया में, कौन खड़ा हुआ, किसने सपोर्ट किया, एक रोटी का टुकड़ा भी किसने दिया है? किसने इसराइल के कोको कोला का स्टारबक्स, मुझे कह रहा है स्टारबक्स का बायकॉट कर दो, अभी मेरे 2 रुपए के स्टारबक्स से इसराइल के हथियार आना बंद हो जाएंगे। आयरन डोम की जगह ब्लेजर डोम लगा दिया वहां पर। सो उन्होंने अल्लाह तवक्कल काम किया। यू कैन नॉट ब्लेम हमास फॉर व्हाट दे डिड, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी ये है कि हम रोज 10 10 10 10 मरते हैं। एक दफा यार 50 60 100 1000 5000 6000 मर जाए एक दिन में, और देन देयर इज अ रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो देन विल बी सुरखुर हो जाएंगे ना। लेट्स किल दे, रोजाना मरने से भाई, ये हर एक की एक स्ट्रेटजी होती है जो लोग जुल्म का शिकार होते हैं, कि यार रोज मरने से बेहतर है एक दिन, या तो फिर ये खत्म करो मामले को। कामरान भी आप इस वॉर का एंड क्या देखते हैं? देखें जी, मायूसी मुसलमान के लिए कुफर है। मेरा दिल, अल्लाह जानता है कि मुझे मुझे तो देखा भी नहीं जाती है वो वीडियोस। मेरा दिल जानता है, यानी मेरा अल्लाह जानता है इस बात को
कि मेरा क्या हालात होती है। मैं जेल में था तब भी देखता था, तो हमारे और भी मुसलमान दोस्त जो साथ थे, तो उनके बैठ के सिर्फ आंसू ऐसे टिप टिप गिर होते कि पूरा दामन गीला हो जाता था इस हाथ देख के, बच्चों की लाशें देख के। और अगर जिसका नहीं होता अपना ईमान चेक करा लेना भैया, जिसका नहीं हो रहा ना, कुछ ना कुछ खराबी है आपके ईमान में। तो मायूसी कुफ्र है। लेकिन मैं भी इंसान हूं, मैं जब देखता हूं मेरा दिल भी कुड़ता है। तो कभी दिल में ख्याल भी आता है, जो कि होना नहीं चाहिए एक मुसलमान, मेरा ईमान शायद इतना मजबूत नहीं है, तो ख्याल तो आता है कि बस अल्लाह हमारी, ये हमारी अपनी गलतियां हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी चीज हमारे पर नहीं आ रही, हमारी अपनी गलतियां हैं। हमारी नमाजों में वो, हमारी दुआओं में वो ना असर है, ना हमारी नमाजों में वो असर है। और हमारी बेगैरतियां, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुसलमान मुल्कों की बेगैरतियां हैं। तो मेरा, जहां तक बात है, दिल तो बहुत कुड़ता है। लेकिन आखिर में एक चीज तो है ना कि मायूसी कुफ्र है। तो ये असर में तो अल्लाह का जो वादा है मुसलमान के, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक दिन मुसलमानों को नुसरत मिलती, एक दिन। अब वो दिन कब है, वो मेरा अल्लाह जानता है सिर्फ। लेकिन उस वक्त तक मैं और आप अगर जो कर सकते हैं वो कम से कम इतना तो कर दें